नाउ हम लोग यहाँ पे जब आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, जब आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है अब आइडियल से रियल की ओर मूव करेंगे। ओके, आइडियल से रियल की ओर मूव करेंगे, यानी कि आपको याद होगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर में जंक्शन जो था हमारा, वाइंडिंग रेसिस्टेंस जीरो, कोई वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो है ना। ओके, लीकेज रिएक्टेंस जीरो, ओके, क्योंकि लीकेज फ्लक्स हमारा जीरो है। ओके, कोर लॉस जीरो, कॉपर लॉस जीरो। ओके, नो एनी मैग्नेटाइजिंग करंट, याद होगा सब आपको, याद है या भूल गए पहले? ओके, तो मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो। ओके, वेरी हाई परमिबिलिटी रेटर देन फाइनाइट परमिबिलिटी, V1 इक्वल टू E1, E2 इक्वल टू V2। ओके, ये सब हमारा जो है आइडियल कंडीशन था। अब हम लोग आइडियल से धीरे धीरे जो है रियल ट्रांसफार्मर की ओर चलेंगे। तो रियल ट्रांसफार्मर की ओर चलने से पहले जो है हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर में हम सबसे पहले जो केस कंसीडर करते हैं, ओके, सबसे पहला केस कंसीडर करते हैं व्हेन मैग्नेटाइजिंग करंट इज कंसीडर्ड। ओके, यानी कि ट्रांसफार्मर आइडियल ही है, बट अब हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सर्किट बनाया हुआ है ट्रांसफार्मर का, दैट इज द आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कहने का मीनिंग क्या हुआ? ओके, कि आइडियल ट्रांसफार्मर नो लोड यानी कि आप जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए इनपुट, यानी कि इनपुट के रूप में अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स दिए, है ना, और उसके या अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? दैट इज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। और अगर सेकेंडरी वाइंडिंग जो आपका ओपन हो, ओके, ओपन हो सेकेंडरी वाइंडिंग, या आपका जो है किसी तरह का करंट नहीं फ्लो कर रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में, देन ट्रांसफार्मर इज सेट टू बी ऑन नो लोड। आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट, है ना, कि ट्रांसफार्मर हमारा नो लोड पे है, उसका मैंडेटरी कंडीशन ये है कि सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर का वो ओपन सर्किटेड है। गॉट इट, यानी कि लोड जो है कनेक्टेड नहीं है, यानी कि हम लोग अगर बात करें नो लोड सेकेंडरी करंट यानी कि जीरो आउटपुट। गॉट इट नाउ, अब हम लोग जो है हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए टू द प्राइमरी। ओके, तब क्या होगा? हम लोग यहाँ पे कंसीडर सिर्फ व सिर्फ कर रहे हैं कि जैसे आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया ट्रांसफार्मर में, ओके, इन दैट केस प्राइमरी करंट इज यूटिलाइज्ड टू मैग्नेटाइज द ट्रांसफार्मर कोर, है ना, यानी कि हम लोग यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर और नो लोड कंसीडर किए हैं, और विथ द कंसिडरेशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, अगर हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट को कंसीडर किए, देन I1 इक्वल टू जस्ट ओनली IM और नथिंग, बाकी सब अभी जीरो है ना। हम लोग एक एक करके मूव करें, बहुत मजेदार टॉपिक, अब देखो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो भी हमारा है करंट यहाँ पे प्राइमरी करंट या नो लोड प्राइमरी करंट, दैट इज जस्ट ओनली कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं I1 जो है, I1 वो I0 के बराबर है। I0 क्या है? दैट इज द नो लोड प्राइमरी करंट। गॉट इट, I0 याद रखेंगे। I0 हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में यूटिलाइज करते हैं। I1 इक्वल टू I0 दैट इज द नो लोड प्राइमरी करंट एंड दैट इज इक्वल टू द मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि सिर्फ हम लोग यहाँ पे मैग्नेटाइज कर रहे हैं, बाकी सब ऑलरेडी आइडियल कंडीशन की जैसा ही है ना, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट को सिर्फ इसलिए कंसीडर कर रहे हैं दैट इज जस्ट ओनली यूज्ड टू मैग्नेटाइज द ट्रांसफार्मर कोर। गॉट इट, ओके। नाउ जैसे मैग्नेटाइजिंग करंट कंसीडर किए तो सबसे पहले क्या होगा? टेल मी। सबसे पहले एमएमएफ सेटअप होगा, है ना, सबसे पहले एमएमएफ सेटअप होगा। तो एमएमएफ मतलब N1 इंटू IM। गॉट इट, N1 इंटू IM एमएमएफ सेटअप होगा, और तब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा इन द ट्रांसफार्मर कोर। ओके, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? N1 IM बाई
रिलक्टेंस, ऑल ऑफ यू नो, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आई एम जिस फेज में होगा उसी फेज में हमारा फाइव भी होगा, क्योंकि एन और रिलक्टेंस वो हमारा क्या है, वो तो हमारा कांस्टेंट है ना। एन और रिलक्टेंस ये हमारा जो है कांस्टेंट है। तो आई एम जिस फेज में होगा उसी फेज में हमारा फ्लक्स होगा, टेल मी, होगा ना। ओके, तो फेजर डायग्राम का शुरुआत हो गया। ओके, फेजर डायग्राम ट्रांसफॉर्मर का शुरू करने के लिए हम लोग सबसे पहले फ्लक्स लेंगे और उसी के फेज में हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ओके कि जो N1 IM एमएमएफ सेटअप हो रहा है, N1 IM इक्वल टू N1 I नॉट ये ना हमारा IM के बराबर, टेल मी। ओके, अब अंडर नो लोड कंडीशन, ओके अंडर नो लोड कंडीशन हमारा क्या था, ओके V1 का मैग्नीट्यूड E1 के बराबर और E2 का मैग्नीट्यूड V2 के बराबर, ये था ना भाई, है ना। ओके, V1 का मैग्नीट्यूड E1 के बराबर मैग्नीट्यूड के सेंस में। ओके, देन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके हम लोग रियल ट्रांसफॉर्मर की ओर आ रहे हैं। E1 इसको क्या करेगा, ओपोज करेगा। तो E1 ओपोज करेगा, यानी कि E1 इक्वल टू माइनस V1, ये हम ऐसे लिख सकते हैं V1 इक्वल टू माइनस E1, नेगेटिव साइन इज जस्ट ओनली यूज्ड टू opposing nature, लिख सकते हैं, टेल मी। ओके, एंड E2 इक्वल टू V2 लिख सकते हैं, फेजर में लिख सकते हैं ना। नाउ अब हम लोग आइडियल ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिए। टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ओके विथ द कंसिडरेशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट ओनली, यानी कि अगर हम लोग सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट को कंसीडर करते हैं तब हम लोग जो है आइडियल ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर इन एडिशन टू मैग्नेटाइजिंग करंट, गॉट इट। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, फ्लक्स लेंगे। ओके, फ्लक्स लिए, फ्लक्स को हम लोग रेफरेंस माने, तो फ्लक्स के फेज में क्या होगा, यहीं से शुरुआत हो रहा है फेजर डायग्राम का। ओके, देन फ्लक्स इज कंसीडर्ड एज रेफरेंस, तो जो नो लोड प्राइमरी करंट होगा यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट आई नॉट या आई एम, वो क्या होगा, उसी के फेज में होगा, आई एम फाइव के फेज में। ओके, ऑल ऑफ यू आर एग्री, ओके विथ मी। ओके, अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है E1, आपको याद होगा कि E1 और E2, ओके E1 और E2 जो फाइव है, फाइव से दोनों लैग कर रहा है, याद है आपको। E1 और E2 दोनों आपका जो है फाइव से लैग कर रहा था, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से, याद है ना। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे उसका एक फेजर डायग्राम बना लिए। अब आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए V1 इक्वल टू माइनस E1, ओके तो V1 इक्वल टू माइनस E1, जस्ट अपोजिट फेज, V1 इक्वल टू माइनस E1, ओके फाइव के फेज में IM और E2 इक्वल टू V2। दिस इज द फेजर डायग्राम, okay for an ideal transformer with the assumption of with the consideration of magnetizing current only. I think no problem, tell me. Nina, tell नहीं, okay now ये फेजर डायग्राम हो गया। अब हम लोग इसके साथ साथ जो है कोर लॉस को भी कंसीडर करते हैं, यानी कि when core loss is considered in addition to magnetizing current with the ideal transformer on no load, यानी कि अभी भी आइडियल ट्रांसफार्मर नो लोड पे है और हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट कंसीडर किए, तो आइडियल में तो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट भी जीरो, कोर लॉस भी जीरो, तो मैग्नेटाइजिंग करंट कंसीडर किए तो एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आया कि फाइव के फेज में IM होगा। अब कोर लॉस को भी कंसीडर की, तो कोर लॉस यहाँ पे क्या होगा ये देखेंगे हम लोग। अब सोचो, ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक कोर, ओके मैग्नेटिक कोर से जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो किस नेचर का है,
अल्टरनेटिंग नेचर का, टेल मी वो अल्टरनेटिंग नेचर का है। तो जैसे अल्टरनेटिंग नेचर का है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आया, then there must be core losses. Okay, there must be core losses corresponding to the component of no load primary current. यहाँ पे नो लोड प्राइमरी करंट के कंपोनेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोर लॉस होगा। ओके, अब उस कोर लॉस को हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि जो भी आपने सप्लाई दिया, ओके, तो जो भी आपने सप्लाई दिया तो वो सप्लाई आपने अभी तक नो लोड में दिया, तो नो लोड का पूरा कंपोनेंट जो है ये फ्लक्स को मैग्नेटाइज करने में यूज नहीं हो रहा है एक्चुअल में। ओके, एक्चुअल में जो है, यानी कि अगर हम लोग कोर लॉस को कंसीडर करते हैं, देन नो लोड प्राइमरी करंट इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड टू मैग्नेटाइज द ट्रांसफार्मर कोर। ओके, यानी कि उस नो लोड प्राइमरी करंट का कुछ पार्ट या उसका एक कंपोनेंट जो है कोर लॉस को देने में यूज हो रहा है। कोर लॉस यानी कि हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस। आप लोग जानते हैं कहीं भी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ओके, कहीं भी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, देन देयर मस्ट बी हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस। ऑल ऑफ यू नो, है ना, कोई मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे जो आप करंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे उसका कोई एक कंपोनेंट अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करने में लगा हुआ है, तो उसी का एक कंपोनेंट जो है आपका मैग्नेटिक कोर लॉस में लगा हुआ है ना। यानी कि अगर हम लोग बिकॉज कोर लॉस अगर हम लोग कंसीडर करें, जब कोर लॉस कंसीडर नहीं की, यहाँ पे टोटल का टोटल करंट जो है वो फ्लक्स के फेज में चला गया, और ये करंट जो है वोल्टेज से एक्चुअल में 90 डिग्री लैग करेगा, क्योंकि यह प्योर इंडक्टिव कॉइल है ना। लेकिन अगर हम लोग जो है कोर लॉस कंसीडर करें, because of core losses, then no load primary current do not exactly lag the primary voltage by 90 डिग्री। अब कोर लॉस कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आई नॉट जो है V1 से 90 डिग्री लैग एग्जैक्टली नहीं करेगा, है ना। अगर कोर लॉस कंसीडर नहीं कर रहे थे, तब यहाँ पे आई नॉट जो आपका IM के बराबर है वो एग्जैक्टली जो है 90 डिग्री से लैग कर रहा था। दिख रहा है आपको? ओके, लेकिन जैसे ही कोर लॉस कंसीडर करेंगे तो वैसे ही वो जो है 90 डिग्री से लैग नहीं करके वो नियर अबाउट 80 डिग्री से लैग करता है, नियर अबाउट 80 डिग्री से लैग करता है, जिसका रेंज होता है 75 से 85 डिग्री, याद रखेंगे। यानी कि इन दैट केस नो लोड प्राइमरी करंट जो है, ओके, ये IM, ये आई नॉट, ये जो नो लोड प्राइमरी करंट है ये जितना एंगल से लैग कर रहा है फाई नॉट, इसका वैल्यू होता है 75 डिग्री से 85 डिग्री। ओके, तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री से लैग नहीं कर रहा। आपको याद होगा कि प्योर इंडक्टिव कॉइल अगर रहता है, ओके, यानी कि उसमें कोई लॉसेस नहीं है, तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। तो लॉसेस होने का मतलब अगर वही प्योर इंडक्टिव नहीं रहा, सिर्फ इंडक्टिव रहा, RL सर्किट रहा, देन करंट वोल्टेज से लैग करेगा, लेकिन कुछ एंगल से, नॉट बाय द 90 डिग्री एंगल। याद है ना आपको? नहीं, ये हमारा जो है V है और ये I है। ओके, ये IR कंपोनेंट रहता है और ये आपको जो है IL कंपोनेंट रहता है, ठीक है ना। और ये एंगल फाई है, नहीं। तो यहाँ पे अगर लॉसेस नहीं होना है तो IR इक्वल टू 0, इसको जैसे जैसे रिड्यूस करते जाएंगे वैसे वैसे ये कंपोनेंट ऐसे चला जाएगा, जैसे रिड्यूस करते जाएंगे ऐसे चला जाएगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया। गॉट इट? नहीं, अगर लॉसेस हो रहा है, जितना ज्यादा लॉसेस होगा वैसे वैसे जो है एंगल आपका क्या होगा, घटते चला जाएगा। और वही लॉसेस जो हमारा यहाँ पे आ रहा है I2R के लॉस में, जो हमारा कोर लॉस है ना, और जो एंगल है यहाँ पे फाई नॉट, उसको हम लोग कहते हैं नो लोड एंगल। ओके, और इसका अगर हम लोग कोसाइन लगाते कॉस फाई नॉट, ओके, देन कॉस फाई नॉट इज द नो लोड पावर फैक्टर। ओके,
नो लोड पावर फैक्टर। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। नाउ अब हम लोग डिटेल में अगर जो है कंपोनेंट्स ऑफ नो लोड प्राइमरी करंट बात करें, देन नो लोड प्राइमरी करंट हैव टू कंपोनेंट्स। वन कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में है, ओके, और दूसरा कंपोनेंट जो वोल्टेज से 90 डिग्री फेज में। वोल्टेज से 90 डिग्री फेज में उसको मैग्नेटाइजिंग करंट कर रहे हैं या रिएक्टिव कंपोनेंट कर रहे हैं। ऑफकोर्स रिएक्टिव है ना, ये आईएल रिएक्टिव, ओके, रिएक्टिव कंपोनेंट या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कर रहे हैं, ओके, या वाटलेस कंपोनेंट कर रहे हैं, वाटलेस, ओके। और ये दूसरा कंपोनेंट जो है हमारा, इसी को क्वाड्रेचर कंपोनेंट भी कहते हैं, है ना। दूसरा कंपोनेंट जो है उसको कोर लॉस कंपोनेंट बोलते हैं, वाट फुल कंपोनेंट बोलते हैं, या एक्टिव कंपोनेंट बोलता है जो वोल्टेज के फेज में है, आईसी या आई म्यू भी लिख सकते हैं आप, ओके, या आई डब्ल्यू भी लिख सकते, सॉरी आई म्यू नहीं, आईसी, आई डब्ल्यू, ये आई एम या आई म्यू, ये आईसी या आई डब्ल्यू, वाट फुल, ओके। तो इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो आई नॉट होगा, सेम थिंग, गॉट इट, ओके, सेम थिंग्स। यहाँ पे हम लोग कोर लॉस कंपोनेंट को कंसीडर किए, वाटफुल कंपोनेंट को कंसीडर किए, एक्टिव कंपोनेंट को कंसीडर किए। नाउ अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें कि एक्टिव कंपोनेंट है क्या, ओके, एक्टिव कंपोनेंट, देन हम लोग बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज वन कंपोनेंट ऑफ नो लोड प्राइमरी करंट which is utilized to magnetize the transformer core। ट्रांसफार्मर कोर को मैग्नेटाइज करने में जो यूटिलाइज हो रहा है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट, जिसको हम लोग जो है आई एम से डिनोट कर रहे हैं, है ना, आई एम से या आई म्यू से डिनोट कर रहे हैं, ओके। तो ये आई एम और आई म्यू क्या होगा, आई एम इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं हम लोग आई एम इक्वल टू आई नॉट साइन फाई नॉट। जो रिएक्टिव होता है उसमें साइन लगता है, जो एक्टिव होता है वो उसमें कॉस लगता है, ये भी याद रखेंगे, हिंट है आपके लिए, ओके। तो आई एम इक्वल टू आई नॉट साइन फाई नॉट। अब कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देयर विल बी रिएक्टिव पावर, ओके। वो रिएक्टिव पावर क्या लिख सकते हैं, V1 इंटू आई एम, गॉट इट, यानी कि V1 इंटू आई नॉट साइन फाई नॉट, ओके। या हम लोग लिख सकते हैं आई एम स्क्वायर एक्सएम, गॉट इट। यही एक्सएम को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, गॉट इट, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, जो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट में बनाते हैं, जो मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी बनाया था, एक्सएम याद होगा, एक्सएम, ओके, या कपल्ड कॉइल में भी आपने पढ़ा होगा एक्सएम, ओके। दिस इज द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, गॉट इट, ओके। ये रिएक्टिव पावर के कॉरेस्पॉन्ड है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, रिएक्टेंस दिस वन, ओके, आई एम स्क्वायर मैग्नेटाइजिंग करंट, V1 आई नॉट साइन फाई नॉट रिएक्टिव पावर, या V1 आई एम, तीनों सेम थी, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। नेक्स्ट वन इज द कोर लॉस कंपोनेंट, यानी कि IC, ओके, या IW, जस्ट राइट इन द चैट एवरीबॉडी प्लीज, ओके, जब तक मैं बोल रहा हूँ। देन इट इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट which is used to give the core losses in the magnetic core of the transformer। यानी कि ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक कोर में जो कोर लॉस को प्रोवाइड कर रहा है ना, जो भी कोर लॉस को प्रोवाइड कर रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड कोर लॉस कंपोनेंट, दैट इज द IC, दैट इज IW, उसको इसी से डिनोट करते हैं, ओके। और उसका जो वैल्यू होता है IC इक्वल टू आई नॉट
कॉस फाई नॉट। आप देख सकते हैं इसका एक कंपोनेंट ये फाई एंगल है, IC इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई नॉट। गॉट इट? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखेंगे। ओके, अब corresponding to core loss component, okay, core loss component यानी कि IC, there will be core loss, okay, core loss equal to V1 into IC, जिसे रिलेटिव पावर लिखे V1 into IM, V1 into IC equal to V1 I नॉट cos phi नॉट। इसी को V1 IC को लिख सकते हैं IC स्क्वायर RC। गॉट इट? Where RC is the core loss component, यही मैंने लिखा था, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोर लॉस होता है, याद है आपको? कोर लॉस कंपोनेंट है ना, कोर लॉस कंपोनेंट। ओके, नाउ अब हम लोग जो है RC से में आ रहा है, RC इज द कोर लॉस कंपोनेंट, XM इज द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ओके, अब अगर आइडियल ट्रांसफार्मर का हम लोग अगर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें विथ द कंसिडरेशन ऑफ कोर लॉसेस एंड मैग्नेटाइजिंग करंट, ओके, तब कैसा होगा सर्किट? ये देखो ध्यान से, इसको रब कर दो, इसको, है ना, ना देखिएगा, ये हमारे पास वाइंडिंग है, ओके, ये हम लोग डबल लाइन देते हैं टाइटली कपल्ड के लिए, ओके, ये अभी तक नो लोड में है, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल नो लोड में है, लोड कनेक्टेड नहीं, ओके, ये I2 इक्वल टू यानी कि 0, E2 है यहाँ पे, E1 है यहाँ पे, ओके, आपने V1 अप्लाई किया, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग लिख सकते हैं अभी, कब? जब किसी तरह का कोर लॉस नहीं है, मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं है, तो अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है I नॉट, इसका दो कंपोनेंट, ओके, RC XM IC IU, गॉट इट? दिस वन, ये I नॉट, इसमें तो इसमें सारा करंट हमने यहाँ दिखा रहे हैं I नॉट, है ना, ओके, ये सी हम लोग यहाँ पे आइडियल ट्रांसफॉर्मर इसको दिखा रहे हैं, ओके, दिस वन, एक्चुअली सर्किट इतना ही है, सिर्फ ये यहाँ दिखाने के लिए शो कर रहे हैं कि दिस इज द सर्किट ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, दिस इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ओके, ये देखो I नॉट दो पार्ट में बट गया, V1 into IC, अभी हम लोग लिखे थे क्या था? कोर लॉसेस, गॉट इट? V1 into IM, रिएक्टिव पावर, जस्ट राइट प्लीज, ओके, V1 into IM रिएक्टिव पावर, या IM स्क्वायर XM रिएक्टिव पावर, IC स्क्वायर RC, कोर लॉसेस, IC इक्वल टू I नॉट कॉस फाई नॉट, IM इक्वल टू I नॉट साइन फाई नॉट, ये दोनों का फेजर सम है, नॉट द अलजेब्राइक सम, गॉट इट? फेजर सम, फेजर सम कहने का मतलब क्या है? ये देखो फेजर सम है, ओके, यानी कि I नॉट इक्वल टू IM प्लस IC लिखने का मतलब ये नहीं है कि 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 मतलब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड जो होगा I नॉट स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट IM स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर। ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, है ना? नाउ यहाँ पे अब हम लोग इसका हम लोग बोल सकते हैं कि नो लोड प्राइमरी करंट इज जस्ट ओनली द फेजर सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट, गॉट इट?
यहाँ पे ये देखो फेजर डायग्राम बनाए थे। मैंने शुरू में जब बात किया था, जब मैग्नेटाइजिंग करंट की सिर्फ कंसीडर की तो सिर्फ आई नॉट का इक्वल टू हो गया आई एम, यानी कि यहाँ पे अब आई नॉट हो गया रियल में आई नॉट इक्वल टू आई एम प्लस आई सी। पहले सिर्फ आई एम था, तो ये आई नोट का दो कंपोनेंट है, आई एम आपका फ्लक्स के फेज में जो मैग्नेटाइज कर रहा है, एक आपका वोल्टेज के फेज में। इससे आप समझिएगा आरएल सर्किट का एग्जांपल लेके। देखो आर के फेज में आई आर और भी सेम फेज में, आई सी और V1 सेम फेज में। ओके, आई एम V1 से 90 डिग्री से लैग कर रहा है, उसी तरह आई एल जो है V से 90 डिग्री से लैग कर रहा है। गॉट इट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फेजर सम ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट, okay, and core loss component of the current, that is the no load current. I think no problem. याद रखेंगे। okay, I naught is not the algebraic sum of IM plus IC, है ना? No problem, please tell me. okay, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं इजीली, that is so simple। निकाल सकते हैं ना? नहीं तो इसके साथ साथ जो है, अगर आपसे फाई नॉट पूछा जाए, ये फाई नॉट है, देन टाइम फाई नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी बाई बी। ये फाई नॉट है, अगर ये पी और ये बी, तो पी का वैल्यू आई एम और बी का वैल्यू आई सी लिख सकते हैं। टेल मी। ओके, अगर नो लोड फेज एंगल निकालना हुआ तो फाई नॉट इक्वल टू tan इनवर्स आई एम बाई आई सी। और अगर पावर फैक्टर निकालना हो तो cos फाई नॉट, इसमें सिंपल कॉस लगा दी, नहीं तो पावर फैक्टर निकल जाएगा ना। ओके, या इससे भी निकाल सकते हैं, cos फाई नॉट इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि आई सी बाई आई नॉट लिख सकते हैं। टेल मी। I think no problem. Okay. Now हम लोग नेक्स्ट जो अभी स्टडी करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड पर, है ना? अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऑन नो लोड।